नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कर्ज का फल पार्ट 2। अगले ही पल, सेठ जी हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। अरे अरे, कौन हो भाई तुम दोनों? हमें इतनी जल्दी भूल गए सेठ जी, हम दोनों छोटू मोटू हैं। कल ही तो आपसे 2000 रुपए ले गए थे। भाई मुझे तो कुछ याद नहीं, ठहरो मुंशी से पूछता हूँ। ये दोनों तो वही दो चक्के हैं, लेकिन ये दोनों फिर यहाँ क्यों आ धमके? अरे मुंशी जी, खाता खोल कर देखिए, छोटू मोटू नाम का कोई खाता है भी या नहीं? हाँ सेठ जी, खाता है। कल की तारीख में इनके नाम पूरे 2000 रुपए लिखे हैं। हाँ भाई, खाता तुम्हारे नाम है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? हुजूर, माई बाप, हम अपना कर्जा आपको सूद समेत लौटाना चाहते हैं। यह लीजिए 2011 रुपए और हमारा नाम काट दीजिए। हाँ सेठ जी, हम लोग किसी का कर्जा अपने सिर नहीं रखना चाहते। ठहरो भाई, पहले मुझे मुंशी जी से हिसाब किताब मालूम करने दो, उसी के बाद रुपया लूंगा। मुंशी जी, जरा खाते में देखकर बताना तो, इन्होंने रकम लौटाने की तिथि कब की बताई थी? खाते में तो अगले जन्म में रकम लौटाने की तिथि लिखी हुई है। वह तो हमने ऐसे ही हंसी में कह दिया था सेठ जी, हम इसी जन्म में पैसा लौटाना चाहते हैं। लीजिए, संभालिए अपनी रकम। नहीं भाई नहीं, मैं कर्ज की अदायगी इस तरह नहीं लेता। मैं अपने उसूलों का पाबंद हूँ। रकम लौटाने का जब का तुमने वायदा किया था, मैं उसी समय अपना कर्ज वापस लूंगा। तुमने अगले जन्म में कर्जा लौटाने का वायदा किया था, अतः अगले ही जन्म में लूंगा। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी पिछले जन्म का कर्ज चुकाता है? हाँ सेठ जी, जब हम इसी समय आपका कर्ज लौटा रहे हैं, तो फिर आप क्यों अगले जन्म की बात कर रहे हैं? इसी समय अपना पैसा क्यों नहीं ले लेते? कहा तो है भाई कि मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। जब का तुम लोगों ने वायदा किया है, रकम तभी वापस लूंगा। कोई और अगले जन्म पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। जाओ, मैं तुमसे अपना कर्ज अगले ही जन्म में लूंगा। छोटू मोटू सेठ के सामने खूब रोइत हुए और गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मोटू भाई, यह सेठ का बच्चा तो बड़ा काइया निकला। लगता है अगले जन्म में वह हमें गधा बनाकर ही छोड़ेगा। गधे का नाम सुनकर तो मेरा कलेजा बैठा जा रहा है गुरु। मैंने बहुत सी गधों की दुर्दशा देखी है। बेचारों की किस्मत में पैदा होने के साथ ही डंडा खाना लिख दिया जाता है। कोई उपाय करो ना गुरु, जिससे हमें सेठ के कर्ज से मुक्ति मिल जाए। लेकिन छोटू के दिमाग में लाख सोचने के बावजूद भी कोई उपाय नहीं आया और वे दोनों रोते बिलखते एक तरफ बढ़ते चले गए। उधर उन दोनों के जाने के बाद सेठ अपनी मुंशी से कह रहा था, क्यों मुंशी जी, कुछ समझ में आया आपकी? नहीं सेठ जी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तो सिर्फ यह जानता हूँ कि उन ठगों ने आपको कर्ज लौटाना चाहा और आपने नहीं लिया। हो, समझ जाओगे, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। इधर छोटू मोटू को कुछ पता नहीं था कि वे कहाँ चले जा रहे थे। यहाँ तक कि चलते चलते वे नगर की सीमा से कब बाहर निकल आए, इसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। चौंके तो वे तब, जब अंधकार में उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। गुरु, यह हम कहाँ जा रहे हैं? दूर दूर तक सिवाय अंधकार के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। शायद रात बहुत गहरी हो गई है। हाँ, अपनी उलझन में हमने इसका ध्यान ही नहीं किया। सुबह से न तो कुछ खाया न पिया। पता नहीं आगे ठहरने और खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं। क्यों ना वापस लौट चले? वापस तो तब लौटे जब हमें रास्ता मालूम हो। मुझे तो अब यह भी ध्यान नहीं रहा कि नगर किस दिशा में है। फिर आओ आगे ही चलते हैं, शायद कहीं रोशनी दिखाई दे जाए। दोनों अंधेरे में फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक चलते रहने के पश्चात उन्हें दूर किसी अलाव की रोशनी दिखाई दी। गुरु, मेरे विचार से वहां कोई रहता है जिसके घर से लालटेन की रोशनी आ रही है। आओ वहीं चलकर रात काटने के लिए आसरा मांगते हैं। अबे मूर्ख, इतनी तेज रोशनी किसी लालटेन अथवा दिए की नहीं हो सकती। जरूर किसी ने लकड़ियों का अलाव जला रखा है। ओह, तब तो वे जरूर चोर डाकू होंगे। इतनी वीरान जगह पर उनके अलावा और हो भी कौन सकता है? मेरी मानो गुरु, तो पीछे ही लौट चलो। फिर वही मूर्खता भरी बात। अबे घोंचू, चोर और डाकू
इस तरह रोशनी करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। आओ देखें वहां अलाव किसने जला रखा है। फिर छोटू मोटू को जबरदस्ती घसीटता हुआ उस स्थान पर ले गया जहां अलाव जल रहा था और उसके निकट एक साधु ध्यान मग्न बैठा था। मैं तो नाहक ही डर रहा था, ये तो कोई साधु महाराज लगते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ कि हमेशा पैर की जगह खोपड़ी से काम लिया करो। इन साधु महाराज के साथ हम दोनों भी यहाँ निश्चिंतता से रात काट सकते हैं। वह तो ठीक है गुरु, लेकिन पेट पूजा कैसे होगी? मुझे तो उम्मीद नहीं कि इन महाराज के पास कुछ खाने को होगा। तब समझ लेना कि आज तुम्हारा व्रत है। अब खामोश रहो, वरना हमारी बातों से महाराज का ध्यान टूट जाएगा। तभी साधु ने अपनी आंखें खोल दी। तुम लोग कौन हो बच्चा? आओ आओ, यहाँ अलाव के पास बैठो, सर्दी नहीं लगेगी। हम दोनों भटके हुए मुसाफिर हैं महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान हो बेटा। महाराज, क्या आज की रात हम दोनों यहाँ आपके चरणों में काट सकते हैं? अवश्य बच्चा, आज की रात ही क्या, जब तक जी चाहे यहाँ रह सकते हो। मेरे विचार से तुम भूखे भी होंगे। हाँ महाराज, भूख तो वास्तव में बड़ी जोरों से लगी है, लेकिन इस वीराने में भला खाने को कहाँ से मिलेगा? अन्न न सही, लेकिन फल तो मैं जुटा सकता हूँ। तुम दोनों बैठो, मैं अभी आता हूँ। कहकर साधु वहां से चला गया। देखा मोटू, यह एक साधु है जिसने संसार त्याग रखा है और इस वीराने में रहता है। फिर भी इसके दिल में गैर लोगों के लिए कितनी दया और ममता है। भगवान की भक्ति में लीन होने के बावजूद भी हमारे लिए कष्ट उठाने गया है। और एक हम है कि बस बस गुरु, और कुछ मत बोलो, वरना मैं अपनी पूर्व जिंदगी याद करके रो पड़ूंगा। सचमुच हम पापी हैं। कुछ देर बाद जब साधु वापस लौटा तो उसकी झोली में फल भरे हुए थे और कमंडल में पानी था। लो बेटा, ये फल खाओ और जल पीकर आराम से सो जाओ। आहा, आप कितने दयालु हैं महाराज। बच्चों, तुम दोनों के चेहरों को देखकर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम दोनों किसी विशेष घटना से दुखी एवं चिंतित हो तथा मनी मन पश्चाताप की आग में जल रहे हो। आप ठीक कहते हैं महाराज, हम दोनों ने आज तक जो किया उसी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें उन पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी और इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। कहकर छोटू ने साधु को सारी बात बता दी और साथ ही अपनी चिंता का कारण भी बता दिया। सुनकर साधु बोला, बेटा, ऐसा क्यों समझते हो कि इसी जन्म में पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता? क्या सच महाराज, हमने जो कुछ किया उसका प्रायश्चित हो सकता है? हाँ बेटा, यदि कोई सच्चे दिल से प्रायश्चित करे तो वह पापों से मुक्ति पा सकता है। वह कैसे महाराज, हमें बताइए, हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करने को तैयार हैं। साधु की बात सुनकर छोटू मोटू के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। तब साधु उन्हें प्रायश्चित करने का तरीका बताने लगा, साथ ही साथ ज्ञान की बातें भी बताने लगा। उस ज्ञानो उपदेश को सुनकर छोटू मोटू का दिल भीतर ही भीतर किसी अलौकिक रोशनी से प्रज्वलित होता चला गया। महाराज, आपकी ज्ञान उपयोगी बातों से हमारी आंखें खुल गई हैं। अब कृपया हमारे इस दुख का भी निवारण करें कि हम से शांति प्रसाद का कर्जा कैसे चुकाएं। वह पैसे लेने के लिए राजी ही नहीं हो रहा। बेटा, इस स्थान से 1 मील आगे पहुंचने पर तुम्हें एक गांव दिखाई देगा। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप सेठ का कर्जा उतारने का उपाय सुझाई दे जाएगा। बस बेटा, अब सो जाओ। मैं कुछ समय ईश्वर की साधना में बिताना चाहता हूँ। जैसी महाराज की इच्छा। उसके बाद साधु आंखें बंद कर फिर ध्यान मग्न हो गए और छोटू मोटू पास ही अपनी चादर बिछाकर गहरी नींद सो गए। और फिर जब भोर हुई तो छोटू मोटू साधु को आसपास कहीं भी न पाकर आश्चर्यचकित हो उठे। अरे महाराज, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? गए नहीं, बल्कि अंतर ध्यान हो गए। जरूर वे कोई पहुंचे हुए महात्मा थे जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाकर अपनी राह चले गए। आओ, उनके कहे अनुसार आगे पड़ने वाले गांव की ओर चलते हैं। दोनों आगे बढ़ने लगे और 1 मील का सफर तय करने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंच गए। उस गांव में पानी का स्रोत नहीं था, न कुएं थे न तालाब, अतः उस गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। पानी की जरूरत के लिए उन्हें 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। हाय पानी, आह पानी, मेरा गला सूख रहा है। वहां की दशा देख छोटू ठग के दिमाग में साधु की बात का ध्यान आकर बिजली की तरह एक विचार कौंधा।
यदि यहाँ पानी का कोई स्रोत पैदा किया जाए तो हमारा कर्ज उतर सकता है। अगले ही पल छोटू प्रसन्नता से चीख उठा, हुर्रे! मोटू, सेठ का कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आ गया है। क्या सच? हाँ। अरे गुरु, तो जल्दी से बताओ ना। छोटू मोटू के कान में कुछ फुसफुसाने लगा, जिसे सुनकर मोटू का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। दोनों ने उसी समय कहीं से कुदाल प्राप्त की और एक स्थान पर खुदाई करने में जुट गए। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 माह बाद एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उसमें पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उसे पक्का बनवा दिया। उस कुएं पर 2000 रुपए तो खर्च हुए ही थे। इसके अलावा भी जो 100-200 रुपए उनकी जेब में थे, वह भी खर्च हो गए थे। चलो मोटू, अब डंडा संभाल कर खड़े हो जाओ। गांव वालों को जैसे ही कुएं के बारे में पता चलेगा, वे पानी लेने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। चिंता मत करो गुरु, पानी लेने के लिए यदि स्वयं भगवान भी आए तो वे भी इस कुएं से पानी नहीं ले पाएंगे। और दोनों मोटे मोटे डंडे संभाल कर कुएं की चौकीदारी करने बैठ गए। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वे अपने बर्तन आदि लेकर दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। ठहरो, तुम सब इस कुएं से दूर रहो। हम किसी को इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। ऐसा अन्याय क्यों करते हो भाई? तुम लोग जानते ही हो कि गांव में पानी की कितनी किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वह सब ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है, बल्कि चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है और हम बगैर उनकी इजाजत के किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। हाँ, यदि आप लोगों को पानी चाहिए तो सेठ जी की आज्ञा लेकर आओ। पूरे गांव वालों ने उनसे बहुत विनती की, लेकिन छोटू मोटू उन्हें किसी भी कीमत पर पानी देने को तैयार नहीं हुए। अतः हार कर पूरा गांव का गांव ही चांदपुर में सेठ शांति प्रसाद के घर जा पहुंचा। दुहाई हो सेठ जी, दुहाई हो, हम पर रहम खाइए। क्या हुआ भाइयों, आप लोग मुझसे कैसी दुहाई मांग रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? तब गांव वालों ने उन्हें सारी बात सुनाई और बोले, सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा देकर हमारे सारे दुख दूर कर सकते हैं। हाँ सेठ जी, कृपया हमें आप अपने कुएं से पानी भरने की आज्ञा दे दीजिए। हम आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। आप लोगों को गलतफहमी हुई है भाइयों। मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया है। जरूर उन दोनों व्यक्तियों ने आप लोगों को झूठ बोलकर मूर्ख बनाया है। सेठ जी ठीक कह रहे हैं भाइयों, आपका गांव ही क्या, इन्होंने तो किसी भी गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। आप लोगों को जो प्रार्थना करनी है उन्हीं लोगों से कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। हमें इस तरह न ठुकराइए, हम पर तरस खाइए। आप कहेंगे तो हम पानी की कीमत भी देने को तैयार हैं। लेकिन भाई, जब मैंने वह कुआं बनवाया ही नहीं है तो मैं कैसे आप लोगों को पानी भरने की इजाजत दे दूं? क्या वह मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने देंगे? जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों से कह दीजिए। सेठ जी, मुझे तो इसमें उन दोनों की कोई गहरी साजिश लगती है। क्यों न चलकर असलियत जानी जाए। ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर सारी हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ अपने उसी प्रमुख मुंशी को लेकर गांव वालों के साथ उनके गांव पहुंचा। दूर से ही उन्होंने छोटू मोटू को कुएं के पास हाथों में डंडे लिए खड़े देखा। सेठ जी, ये दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 2000 रुपए कर्ज लिए थे और अगले ही दिन रकम वापस करने आए थे। हाँ, पहचान रहा हूँ, लेकिन इन कमबख्तों ने यहाँ यह क्या चक्कर फैलाया हुआ है? जब छोटू मोटू की दृष्टि गांव वालों के साथ आते सेठ और उनके मुंशी पर पड़ी तो वे प्रसन्नता से उछल पड़े। वो मारा मोटू, सेठ जी आखिर आ ही गए। हाँ गुरु, अब हमें कर्ज से मुक्ति मिल ही जाएगी। क्यों भाई, तुमने यह क्या चक्कर चलाया हुआ है? इस कुएं को तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? हमने कोई चक्कर नहीं चलाया हुआ है सेठ जी, यह कुआं आपका ही है। इसलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा के पानी भरने से मना कर दिया था। यदि अब आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे, तो हमें इन्हें पानी भरने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह क्या बकवास है? जब कुआं मैंने बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत? यह ठीक है सेठ जी
कि आपने यह कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना। मेरे रुपए? वह कैसे भाई? सुनिए, मैं बताता हूँ। हमने जो 30-32 दिन पहले 2000 रुपया कर्ज लिया था, उसी से यह कुआं बनवाया था। अब यदि आप यह कह दें कि कुआं मेरा है, तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और इनकी पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया है, वह मैं वायदे के मुताबिक तुमसे अगले जन्म में ही लूंगा। तब हम भी इन्हें इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे ये हमारे सामने ही तड़प तड़प कर क्यों न मर जाए। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह सोच लीजिए। यदि ये बिना पानी के मर गए, तो इसका पाप आपके ही सर होगा। यदि आप इसे अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने देंगे, तो इसका पुण्य ही नहीं, साथ ही साथ इनकी दुआएं भी मिलेंगी। छोटू मोटू की बात सुनकर गांव वाले भी एक साथ गिड़गिड़ा उठे। हाँ कह दीजिए ना सेठ जी, हाँ कह दीजिए। सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गया। कुछ देर सोचने विचारने के पश्चात वह गहरी निश्वास लेकर बोला, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से इस कुएं को अपना मानता हूँ और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वालों, जाओ जाकर पानी भरो। सेठ शांति प्रसाद जिंदाबाद। गांव वाले प्रसन्नता से सेठ की जय जयकार करते हुए अपने घरों से बर्तन लाने के लिए दौड़ पड़े। भाई, यह सब तो हुआ। जिस चालाकी से तुमने मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्ज लौटाया, उसके लिए मैं तुम दोनों के दिमाग की दाद देता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों अचानक कर्ज लौटाने के लिए इतने अधिक उतावले क्यों हो गए थे, जबकि तुम लोग पहले कर्ज के बहाने मुझे ठगने आए थे। यह ठीक है सेठ जी कि आपको कोई मूर्ख सेठ समझकर हम आपको लूटने गए थे और अपनी दृष्टि में हमने आपको लूट भी लिया था। लेकिन जब आपके यहाँ से लौटकर एक गांव में पहुंचे, फिर छोटू ने रामगढ़ गांव में उस रात जो कुछ बैलों के मुख से सुना था, वह सब कुछ सेठ और मुंशी को कह सुनाया। साथ ही साथ यह भी बता दिया कि वे उस गांव तक कैसे पहुंचे और अंत में बोला, सेठ जी, हमारी आंखें खुल चुकी हैं और हमने फैसला कर लिया है कि भविष्य में कोई बुरा काम नहीं करेंगे तथा मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपना पेट भरेंगे। शाबाश, यह तुम दोनों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। यदि कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो निसंकोच मेरे पास चले आना। तब तक गांव वाले कुएं पर आकर पानी भरने लगे थे। सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए थे। आहा गुरु, गांव वालों के चेहरों पर जो जीवन की खुशी दिखाई दे रही है, उससे मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। मैं भी अपनी आत्मा को इस समय बहुत हल्का और शांत महसूस कर रहा हूँ मोटू। क्यों मुंशी जी, छोटू मोटू की कहानी सुनकर अब आपकी समझ में कुछ आया? आ गया सेठ जी, सब कुछ समझ में आ गया। इंसान जो कुछ भी इस जन्म में अच्छा या बुरा करता है, उसका फल इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर भुगतना पड़ता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे। आओ अब वापस चले। उसके बाद सेठ और मुंशी वहां से लौट गए और उसी दिन से छोटू मोटू भी सारे बुरे धंधे छोड़कर मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी जीने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रही मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।